आदाब दोस्तों, मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसे दर्द भरे टॉपिक को लेकर, एक ऐसे एहसास भरे और एकदम लाचारी भरे टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और उम्मीद करता हूँ कम से कम आप अगर कुछ नहीं कर सकें तो कम से कम इसे सुनकर इसे दूसरे लोगों तक आगे ज़रूर बढ़ा दें, ताकि इस पर कोई किसी तरह की इनके दर्द की, इनके एहसास की और इनकी मजबूरी की बिल्कुल कोई सुनवाई हो सके। मैं आज आपसे बात करूंगा उस टॉपिक पर जो कि हमारे देश के मजदूर कामगार हैं, जो हमारे देश के ऐसे कामगार जो अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने घर वालों के लिए, उनकी मुसीबतों को कम करने के लिए बाहर विदेश जाते हैं और विदेश जाकर अपना काम करने के बाद में वो सोचते हैं कि शायद हमारी स्थिति कुछ सुधर जाएगी, लेकिन होता यह है कि उनकी स्थिति शायद नहीं सुधरती और उनकी मुसीबतें शायद कम नहीं होती। मैं बात कर रहा हूं उन कामगारों की जो काम की तलाश में खाड़ी देशों की तरफ अपना रुख करते हैं ताकि वे अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने घर का, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपने माँ बाप की देखभाल कर सके, लेकिन उनकी समस्याएं हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेते। उनकी समस्या जब से वो सोचना शुरू करते हैं तभी से उनकी समस्या शुरू हो जाती है। और सबसे पहला मरहला जो उनके सामने आता है वो आता है पासपोर्ट बनाने का, कि उनको बाहर जाने के लिए एक वैलिड पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिना उस पासपोर्ट के वो बाहर नहीं जा सकते, तो उसके लिए वो जमा करते हैं अपने वो दस्तावेज, वो आधार कार्ड, वो पैन कार्ड और वो वोटर ID कार्ड, जिनकी ज़रूरत उसमें पासपोर्ट बनाने में होती है। और अब इतने सख्त कानून हमारे देश के होने भी चाहिए ताकि हम किसी भी आने वाली समस्या से निपट सकें, लेकिन मेरे देश का वो इंसान, वो नागरिक, वो इंसान भिज्ञ था, अनजान था कि उसका नाम पासपोर्ट में क्या है और उसका नाम आधार में क्या है और उसका नाम पैन कार्ड में क्या है। कहीं लिख देता था अमर सिंह, कहीं लिख देता था अमर और कहीं लिख देता अमरलाल। लेकिन अब समस्या है कि उसको इन सभी जो उसकी आईडीज है उसमें एक ही नाम उसको रखना होगा और उसको सही कराना होगा, तभी उसका पासपोर्ट बन पाएगा। और इसके लिए उसको अपॉइंटमेंट लेना होता है, अपॉइंटमेंट के बाद में वहां जाना होता है अपॉइंटमेंट पर, फिर उसके बाद में उसके बायोमेट्रिक के जरिए, फिर उसके बाद में उसका पासपोर्ट लगभग 15 दिन के अंदर उसके घर आ जाता है। और इनमें कई तरह के मामला उसको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जो कि जग जाहिर है, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या मुसीबतों का और मसाइब का उसे सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद मरहला आता है उसका कि अब उसे बाहर जाना है, खाड़ी देशों में जाना है, तो उसके लिए उसे इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू देने के लिए उसके पास जो वेन्यूज हैं वो या तो दिल्ली है या मुंबई है या फिर उसके बाद केरला है या तमिलनाडु है। अब मान लीजिएगा कि नॉर्थ इंडिया का जो इंसान है, जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड, बिहार, ये इस जगह का रहने वाला जो भी इंसान है, उसके लिए सबसे करीबी वेन्यू क्या है इंटरव्यू देने के लिए, तो वो है दिल्ली। अब उसे यहां से दिल्ली आना होगा इंटरव्यू देने के लिए एक बिल्कुल सीमित समय पर, एक बिल्कुल एकदम तारीख पर, जो कि बिल्कुल तयशुदा तारीख होती है, उस तारीख पर उसे आना होगा। और आने के बाद में किसी सेंटर में जाएगा, उस सेंटर में जाने के बाद उसकी फीस अदा करेगा, वहां पर धक्के खाएगा और उसके बाद वहां पर जाकर उसका इंटरव्यू होगा। और अगर वो किसी वजह से उसकी उम्र ज़्यादा हो गई या उसकी उम्र कम हो गई या उसके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से उसका एक्सपीरियंस कम या ज़्यादा हो गया, तो फिर उसके बाद में उसकी वो जो सफ़र है इंटरव्यू के लिए वो भी रायगा चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। और अगर अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा कि वो उस इंटरव्यू में पास हो जाता है, तो उसका फिर मेडिकल का मरहला शुरू होता है, जो कि तीसरा बहुत ही अहम मरहला होता है। अब उसे जाना होता है एक गमका कटवाकर मेडिकल पर। अब एक गमका ऑनलाइन कटता है। अब उस ऑनलाइन गमके में कोई रैंडमली कोई भी किसी भी सेंटर का नाम उसमें आ जाता है, जो कि पूरे दिल्ली के अंदर 12 या 13 लगभग सेंटर्स हैं, जो कि एक किनारे से दिल्ली के दूसरे किनारे तक फैले हुए हैं। अब उनमें से रैंडमली कोई भी आता है तो वहीं पर उसको जाना होगा। वो अपनी मर्जी से उन सेंटर्स पर नहीं जा सकता जो उसका करीबी सेंटर होगा, चाहे वो कितना ही परेशान क्यों ना है। अब उसको
कम से कम 300-400 रुपए जाने में वहां पर खर्च करना होगा। खर्च करने के बाद जब वो मेडिकल कराकर वापस आता है तो उसको रिपोर्ट उसी दिन नहीं मिलती है। अगर वो 500 किलोमीटर की दूरी तय करके आया है तो 500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में उसे वहां पर एक दिन रुकना होगा, और रुकने के बाद उसको अगले दिन उसको उसकी रिपोर्ट मिल पाएगी। और कभी कभी देखा यह गया है कि जितने भी सेंटर्स हैं उनके अपने अलग अलग रूल्स भी हैं, और वो जीसीसी के रूल्स को भी फॉलो करते हैं। उसके अलावा उनके अपने रूल्स भी हैं जो कि उन्होंने उन कैंडिडेट्स पर, उन कामगारों पर लादे हुए हैं। अगर वो उनको पूरा नहीं करते हैं तो वो अपने मेडिकल नहीं करा पाते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा कि एक मेडिकल सेंटर ऐसा है कि जो कि उसने अपना एक अलग रूल बनाया हुआ है, जो कि हिंदुस्तान की, भारत की सरकार भी इसको मना करती है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। अगर कोई देना चाहे तो आप ले सकते हैं, वरना तो आप नहीं ले सकते। लेकिन उस सेंटर ने ये रूल बनाया हुआ है, ये नियम और ये कायदा बनाया हुआ है कि जब तक आपका आधार कार्ड आपके मौजूदा नंबर से, जो कि आपके हाथ में है, उससे लिंक नहीं होगा, तब तक आपका मेडिकल नहीं होगा। जो कि ये गलत है, ये प्रताड़ना है, और इसको बंद होना चाहिए। ऐसे सेंटर को भी बंद होना चाहिए जो इस तरह की मनमानी करता है। और ऐसे और भी अगर कोई सेंटर है जो अपने रूल्स अलग से लाते हैं कामगारों के ऊपर, तो उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, और इसके लिए आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, और वो इंसान मजबूरन उस काम को करने के लिए उसको आमादा होना पड़ता है। वो अपने या तो नंबर को मंगाएगा, और मंगाने के बाद में या फिर कोई भी अगर नियम कायदा है तो उसको फॉलो करेगा। और एक कायदा इसमें यह भी है कि अगर कोई भी कामगार इस मेडिकल सेंटर्स पर अनफिट हो जाता है तो अनफिट वो हो क्या, अगर उसके एक्सरे में ही दाग आता है तो एक्सरे में दाग आने के बाद अगर एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी अगर उसको ये कह दे कि इसके दाग नहीं है सीधे पर, लेकिन वो लोग उसको नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि हमें ये नहीं मानेंगे, हम अपना मानेंगे। जबकि कोई ना कोई इनके लिए एक सर्विलेंस होना चाहिए, एक किसी तरह का सेकंड ऑप्शन, सेकंड ओपिनियन होना चाहिए, तभी उसके बाद में ये अनफिट दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली अनफिट दे देते हैं, और वो एम्स या सफदरजंग या किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल की रिपोर्ट को भी वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी अपनी रिपोर्ट होगी, हम उसी को मानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं मानते, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में इसकी एक समस्या से ये निकल जाता है, ये पास हो जाता है, और पास होने के बाद में अगला इसका मरहला होता है कि इसको एक स्किल टेस्ट कराना होगा। अगर ये इंसान कोई डिप्लोमा होल्डर भी है, अगर ये इंसान 5-10 साल काम किए हुए भी है, अगर इस इंसान को 15-20 साल का तजुर्बा भी है किसी काम में, तो फिर भी उसको एक स्किल टेस्ट SVP कराना अनिवार्य होगा, जो कि ऑनलाइन $50 की फीस जमा करके सऊदी गवर्नमेंट को, और उसके बीच में हमारी NSDC जो भारतीय संस्था है, सरकारी संस्था है, वो भी इसमें सम्मिलित है, उसके द्वारा भी ये मान्यता प्राप्त है SVP। तो उसको वहां पर ऑनलाइन $50 की फीस जमा करनी होगी, और फीस जमा करके वो सेंटर पर जाता है, जो सेंटर से उसका अलॉट होता है। फिर उसके बाद वहां जाकर वो इंटरव्यू देता है, स्किल टेस्ट देता है, और अगर खुदा ना खास्ता वो स्किल टेस्ट फेल कर जाता है तो फिर उसके लिए एक मुसीबत और खड़ी हो जाती है। और देखा यह गया है, अगर इसकी जांच की जाए तो वहां पर बहुत ही भ्रष्टाचार इस पर व्याप्त है, और वो सिर्फ और सिर्फ उस कामगार को झेलना पड़ता है, किसी और को उसको झेलना नहीं पड़ता। वो चाहे उसका अधिक उसको आर्थिक नुकसान हो या फिर कोई और नुकसान हो, वो उसी को झेलना पड़ता है। इस पर नजरसानी करनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस पर बात कर सके और बोल सके। और एक बात मैं कहता हूं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, जब तक कि बहुत सारे चने उसके साथ नहीं मिल जाते। एक अकेले इंसान की आवाज को आवाज नहीं समझा जाता जब तक एक मास आवाज ना बने। तो ये आपको सोचना होगा। अब इसी मरहले पर आकर उसकी कहानी नहीं रुकती है। उसके बाद दूसरा एक अब आने वाला है एक जिन, जो कि उसको और परेशान करने वाला है, वो है बायोमेट्रिक्स। कि अब सऊदी गवर्नमेंट ने एक रूल लागू किया है, खास तौर पर सऊदी गवर्नमेंट ने, और ज्यादातर जो कामगार हैं वो सऊदी ही जाते हैं, सऊदी अरेबिया ही जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसको एक सैलरी मिल जाती है, एक बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर मौजूद हैं, वहां पर काम की कमी नहीं है, तो इसलिए वो जाता है कि सऊदी चला जाए और वहां पर उसका पैसा बच भी जाता है, वो बचा लेता है अपने पैसे को।
तो इसलिए वो कोशिश करता है कि सऊदी अरबिया को रुख करे, लेकिन अब एक बायोमेट्रिक्स है जो उसको कराना होगा। अब बायोमेट्रिक्स के लिए उसको अलग से एक दिन अपॉइंटमेंट लेकर सुनिश्चित सेंटर पर जाना होगा, वहां पर अपनी बायोमेट्रिक्स करानी होगी, और बायोमेट्रिक्स कराने के बाद तभी उसकी वीजा लग पाएगी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहीं पर उसकी समस्या खत्म हो जाए कि उसका बायोमेट्रिक्स हुआ, उसकी वीजा लग गई, और वीजा लगने के बाद वो कामगार सऊदी चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो उसका असल इम्तहान बाकी है, जो कि वहां पहुंचने के बाद शुरू होता है। कभी होता है कि उसका एग्रीमेंट उसको जो यहां पर किया गया वो पूरा नहीं मिल पा रहा है, कभी होता है कि उसकी सैलरी कई कई महीने तक काम करने के बाद भी नहीं मिल पा रही है, और कभी कभी उसको बहुत सारे ऐसे मामला बर्दाश्त करने पड़ते हैं जो वो अपना बयान भी नहीं कर पाता। इसको आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, और जान भी नहीं सकते कि उस पर क्या क्या बीतती है। तो मेरी आपसे ये अनुरोध है, मेरी आपसे ये प्रार्थना है, ये इल्तिजा है आपसे कि कम से कम उनके बारे में ज़रूर सोचें, उनके परेशानियों को कम करें, उनकी परेशानियों को बढ़ाएं ना, और इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाएं ताकि उन लोगों तक इस आवाज़ को पहुँचाया जा सके जो इसमें उन कामगारों की, उन गरीब लोगों की, उन मजदूरों की परेशानी को कुछ कम कर सके। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।